बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में हम मिड टर्म के हवाले से बात कर रहे थे कि 15 जनवरी से हमारा जो मिड टर्म है वो स्टार्ट हो रहा है और 17 जनवरी को हमारा फिजिक्स का पेपर है। सो फिजिक्स का पेपर जो आपका मिड टर्म में आएगा उसमें ये 5 चैप्टर्स आपके जो है वो इंक्लूडेड हैं। ये 5 चैप्टर्स, पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर है काइनामेटिक्स, तीसरा है डायनामिक्स, चौथा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और पांचवा चैप्टर है फोर्स एंड मैटर। ये 5 चैप्टर हैं जिनमें से आपका जो है मिड टर्म का पेपर आएगा। इन 5 में से हमने चैप्टर नंबर 1 क्लासेस में स्टडी कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 3 भी, 4 भी। पांचवा चैप्टर अभी हमने शुरू करना है, लेकिन ये पांचवा चैप्टर छोटा सा चैप्टर है। इंशाल्लाह जैसे ही वेकेशन खत्म होंगी, जनवरी में हमारे स्कूल लगेंगे, तो हमने इस 5वें चैप्टर को स्टार्ट करना है और ये 2-3 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है जी, इसमें सिर्फ 2 ही चीजें समझनी है और न्यूमेरिकल्स भी इसमें ज्यादा नहीं है। 2-3 न्यूमेरिकल्स हम बस करेंगे और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर की आप टेंशन ना लें। फोर्स एंड मैटर ये मेरा काम है, आपको इंशाल्लाह जो है मैं मिड टर्म से बहुत पहले ये कवर करा दूंगा। ठीक है जी। तो ये हमने बात की हमारे मिड टर्म के सिलेबस की। फिर मैंने आपको पेपर पैटर्न के हवाले से बात करनी थी, या पता नहीं करी है हमने। पेपर पैटर्न के हवाले से हमने शायद बात नहीं की थी, तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी से आपको कि आपका जो पेपर पैटर्न आएगा वो किस तरह का आएगा। देखिए, आपका जो पेपर आएगा उस पेपर के टोटल मार्क्स, जो फिजिक्स का पेपर आएगा उसके टोटल मार्क्स तो होंगे जी आपके 60। अब ये 60 मार्क्स का पेपर कैसे बनता है जी? 3 सेक्शन में बनता है। एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी और एक होता है सेक्शन सी। 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो होता है ये एमसीक्यूज का होता है। सेक्शन बी जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और सेक्शन सी जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी। तो ऐसे ही तीनों से इससे आगे होगा। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज होते हैं जी, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें तो हमें टोटल 12 एमसीक्यूज दिए जाते हैं सेक्शन में। टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं? 12 एमसीक्यूज। और इन 12 एमसीक्यूज में हर एक एमसीक्यूज के एक एक नंबर होता है। तो इसके मार्क्स कितने हो गए? सेक्शन के 12 मार्क्स हो गए इसके। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मार्क्स, रेड कलर में मैंने मार्क्स मेंशन किए। ठीक है। तो सेक्शन ए 12 मार्क्स का आता है जी। इस सेक्शन में असल में बस आपको सिर्फ 12 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 12 टिक लगाएं और 12 नंबर हासिल कर लें। सेक्शन बी जो होता है इसके टोटल मार्क्स हैं जी 30। सेक्शन बी के टोटल मार्क्स है 30। अब सेक्शन बी की कहानी ये होती है कि सेक्शन बी 2 पार्ट्स में मिलेगा आपको। सेक्शन बी जो है फिर फर्दर डिवाइड हुआ होता है 2 पार्ट में। एक होता है पार्ट 1, पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और पार्ट 2 में आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। पहले पार्ट 1 करना है, फिर आपको पार्ट 2 कर लेना है। ठीक है। तो सेक्शन बी में जब आप जाएंगे तो सेक्शन बी में आपको 2 हिस्से मिलेंगे। पार्ट 1 होगा क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 8, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट आपको करने हैं 5, 3 आपको चॉइस में छोड़ देना है। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं 3, तो 5 क्वेश्चंस के मार्क्स बन जाएंगे 15। तो इस सेक्शन के मार्क्स कितने हो गए? 15। ये सेक्शन के मार्क्स, पार्ट के मार्क्स हो गए। ठीक है जी। तो पार्ट बी, सेक्शन बी का जो पार्ट 1 है वो क्वेश्चन आंसर होता है या बहुत छोटी छोटी डेरिवेशन होती है वो होती है। इसमें 8 सवाल दिए जाएंगे, आपने इसमें से 5 को अटेम्प्ट करना है, 3 आपको चॉइस में छोड़ देना है। जो 5 अटेम्प्ट करोगे हर एक सवाल के 3 नंबर होंगे, तो 5 3 15, 15 नंबर का ये सेक्शन, ये पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का आपका पार्ट 2 बना हुआ होगा। इसमें आपको टोटल न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे। टोटल न्यूमेरिकल्स आपके पास होंगे जी इसके अंदर 8। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपने अटेम्प्ट करने हैं 5।
3 आपको जो है वो चॉइस में छोड़ देने। हर एक न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स हैं जी। तो उस हिसाब से इस पार्ट के भी आपके मार्क्स बन जाएंगे 15। तो 15 पार्ट 1 के, 15 पार्ट 2 के, टोटल हो गया 30। सेक्शन बी थोड़ा सा ऐसा होता है। तो सेक्शन बी आपको जो है वो 2 हिस्सों में मिलेगा। पार्ट 1 में 8 सवाल होंगे, 5 अटेम्प्ट करें, 3 चॉइस में छोड़ दें। और पार्ट 2 में 8 न्यूमेरिकल्स होंगे, 5 अटेम्प्ट करें, 3 चॉइस में छोड़ दें। तो टोटल आपने 10 सवाल कर लिए सेक्शन में से। टोटल आपने कितने कर लिए? 10 सवाल। 5 आपने यहां से किए पार्ट 1 से, 5 आपने यहां से किए पार्ट 2 से। 10 सवाल होगा जी, एक एक सवाल 3-3 नंबर का है, तो टोटल नंबर 30 हो जाते हैं। फिर लॉन्ग सेक्शन की तरफ आए, सेक्शन सी। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं, इसमें बड़े क्वेश्चन होंगे या फिर बड़ी बड़ी डेरिवेशन होती है। इसमें आपको जो टोटल मार्क्स दिए, टोटल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टोटल क्वेश्चंस वो होते हैं 5, और आपने अटेम्प्ट करने हैं इसमें 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 2 आपने चॉइस में छोड़ देने। तो 3 अटेम्प्ट करेंगे, हर एक के 6 नंबर आपको मिलते हैं। हर एक के 6 नंबर है, तो 6 3 जा 18 नंबर का ये वाला सेक्शन हो जाएगा आपका। इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 80। 60 नंबर का आपका पेपर होगा। 12, 30 और 18 60 बनता है। तो ये पेपर पैटर्न है आपका। आपका जो पेपर है वो 60 नंबर का आएगा, 3 सेक्शंस में होगा। सबसे पहले होगा आपके पास सेक्शन ए, 12 एमसीक्यूज है, 12 नंबर का ये होगा। फिर सेक्शन बी आता है जी। सेक्शन बी में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक पार्ट 1 होगा जिसमें 8 सवाल होंगे, 5 करेंगे, 3 छोड़ देंगे। एक पार्ट 2 होगा, उसमें 8 न्यूमेरिकल्स होंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं या रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स या रीजनिंग क्वेश्चंस 8 आएंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने, 3 आपने चॉइस में छोड़ देना है। तो टोटल सेक्शन बी से 10 सवाल आपने किए, हर एक सवाल के 3 नंबर होंगे। तो टोटल आपके सेक्शन बी में बन गए 30 नंबर्स। फिर सेक्शन सी पर आएंगे तो आपको 5 बड़े बड़े सवाल मिलेंगे, 3 आपने अटेम्प्ट करने, 2 आपने चॉइस में छोड़ देने। हर एक सवाल जो आप लॉन्ग में अटेम्प्ट करोगे 6 नंबर का होता है। तो 3 आपने अटेम्प्ट किए तो ये 18 हो जाएंगे। टोटल मार्क्स आपके 60। तो ये पेपर पैटर्न हो गया, जो कि आपने जो आपको स्कूल ने जो गैस पेपर दिया हुआ है ना, ये जो आपकी स्क्रीन में नजर भी आ रहा है आपको, इस गैस पेपर में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। चेक कर ले आप जरा, देखें ये सेक्शन ए आ गया। इसमें क्या मिल रहा है आपको? एमसीक्यूज मिल रहे हैं। कितने हैं जी? 12 नंबर का। फिर देखें जी ये सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी कितना है? टोटल मार्क्स 30। पार्ट ए जो है देखें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दें, इसमें से आपको कितने करना है? देखें ये लिखा हुआ 5। फिर पार्ट बी देखते हैं जी, ये इसका दूसरा पार्ट आ गया। पार्ट 2 जिसको मैंने कहा था, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स या रीजनिंग मिलते हैं। ये भी आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया देखिए सेक्शन सी, 3 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 3 18 नंबर का ये सवाल सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया और सिलेबस भी बता दिया मैंने आपको। सो हमने ये बात कर ली कि हमें कौन कौन से चैप्टर याद करने हैं, और हमने ये बात भी कर ली कि हमारे हर चैप्टर में से कितने न्यूमेरिकल्स या कितने वो हमारा जो पेपर आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स कितने हैं, एमसीक्यूज कितने हैं, क्वेश्चन आंसर्स कितने हैं वगैरह। अब हम बात करते हैं जी कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है। तो तैयारी करने के लिए आपको स्कूल ने ये टेस्ट पेपर दिया, ये दिया है ना आपको। अगर आपको नहीं मिला तो आप काइंडली स्कूल मैनेजमेंट से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये गैस पेपर है, इस गैस पेपर को आपने याद करना है। इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, ये एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हर सेक्शन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, एमसीक्यूज भी है। इधर से आप तैयारी करो। ये पूरा पेपर आपको याद होना चाहिए। अगर ये पूरा पेपर आपको याद होगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आपने अपनी वेकेशंस में इन पेपर्स को याद करना है। इस पेपर की आपने तैयारी करनी है वेकेशंस में। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका जो है वो पेपर अच्छा हो जाएगा। सो अब हम करेंगे क्या, हम इस पेपर में से जो एमसीक्यूज हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि एमसीक्यूज मैं सॉल्व करा सकता हूँ तो वो मैं आपको कराता हूँ। सिमिलरली ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बट ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपका काम है जिसको आपने याद करना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इन्हें भी आपने याद करना है। जो डेरिवेशन है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी में कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। तो चले जी, अब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। सेक्शन ए के एमसीक्यूज पर आ रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं इस एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की।
1 ग्राम इज इक्वल टू, 1 ग्राम जो है वो कितने किलोग्राम, नीचे आप ऑप्शन देखेंगे तो किलोग्राम आपको दिया जा रहा है, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको याद होगा, ये चैप्टर नंबर 1 का है, 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, ये सब प्रीफिक्सेस का टॉपिक था, मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि किलो का मतलब होता है 10 की पावर -3। ठीक है जी, किलो का, तो इसलिए हमने 10 की पावर -3 वाला जो प्रीफिक्स है वो हमने हटा दिया। ठीक है जी, एक मिनट लगे, स्क्रीन कहाँ चली गई। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जी 10 की पावर -3, क्योंकि ये जो किलो वर्ड आ रहा है, किलो जो प्रीफिक्स है उसका जो मायने होते हैं वो क्या होता है, उसका फैक्टर 10 की पावर -3। ये फैक्टर मैंने आपको लिखवाया था, मैं यहाँ लिखवा भी देता हूँ एक दफा। 10 की पावर 6 जो है वो मेगा होता है। उसके बाद भी मैंने काम काम के आप लिखवाए थे कि 10 की पावर 2 जो है वो हेक्टा होता है। इसी तरह 10 की पावर -2 कर लें तो ये सेंटी होता है। 10 की पावर -3 कर लें तो ये किलो होता है। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, मैं तो बल्कि यहाँ, सॉरी मैं आपको दोबारा लिखवा रहा हूँ मैं। हाँ, 10 की पावर 3 जो है, 10 की पावर 6 काम काम के लिखवाऊंगा, वैसे बुक में आपके सारे लिखे हुए। 10 की पावर 6 मेगा है, 10 की पावर 3 किलो होता है, फिर 10 की पावर -2 सेंटी कहलाता है, 10 की पावर -3 मिली कहलाता है, 10 की पावर -6 माइक्रो कहलाता है, 10 की पावर -9 नैनो कहलाता है, और 10 की पावर -12 पीको कहलाता है। ये प्रीफिक्सेस आपको याद करने हैं। अक्सर जो है ये पूछ लिया जाता है कि 10 की पावर -9 इज कॉल्ड, और फिर आप लिखोगे नैनो, 10 की पावर -6 इज कॉल्ड, तो फिर आप लिखोगे माइक्रो। एक तो आपने ये प्रीफिक्सेस याद करने होते हैं, ये प्रीफिक्सेस आपको याद करना है। दूसरी बात मैंने आपको कन्वर्जन भी बताई थी कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है जी 10 की पावर 3 किलोग्राम, किलोग्राम आपसे कहा जाता है इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे जी, ये किलो हटाएंगे और किलो की जगह जो उसका फैक्टर है वो लिख देंगे। तो 10 की पावर 3 तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय किलो हटाया, किलो की जगह इसका फैक्टर क्या है जी 10 की पावर 3, ग्राम आपने एज इट इज लिख देना है। अब ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम। अगर आपने प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसको रिमूव करना है तो इन फैक्टर्स को एज इट इज लिया है, मल्टीप्लाई करने या एज इट इज लिया है। और अगर उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, ये तो मैंने काफी 1-2 क्लासेस में डिटेल में समझाया था, यहाँ मैं जरा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको डिटेल चाहिए हो तो फिर मुझे बता देगा, मैं डिटेल में बता दूंगा किसी को। ये तो अभी मैंने किलोग्राम से ग्राम में लाया था। अगर मुझे ग्राम है, जैसे कि इस एमसीक्यूज में दिया हुआ है जी 1 ग्राम, और मुझसे पूछा जा रहा है जी ये कितने किलोग्राम में कन्वर्ट करूं इसको। तो अब मैंने यहाँ आपको बताया था कि अगर आप प्रीफिक्स को हटा रहे होते हैं, जैसे आपके सवाल में अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था किलोग्राम था, हमें किलो को हटाना था, तो हमने ये 10 की पावर 3 रख लिया। और अगर आपने इस प्रीफिक्स को लगाना है, अब देखें इसमें आप प्रीफिक्स लगा रहे हैं, यहाँ किलो को हम ऐड कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, या 10, चले डिवाइड कर देते हैं, 10 की पावर -3 ग्राम। ये जरा ध्यान में रख लिएगा, एक तो ये प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए, और दूसरा ये कि अगर आप सवाल में आपको किलो दिया हुआ है और आपने किलो हटाना है, तो फिर तो आप इन फैक्टर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करा देंगे। और अगर आपसे कहा जाता है जी कि प्रीफिक्स को लगाओ, तो फिर आप डिवाइड करोगे। अब मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है जी, इस नीचे की पावर जब हम ऊपर लेकर आते हैं तो पावर का साइन हो जाता है माइनस, के बाद क्या बन जाएगा जी 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 रखा है। बहरहाल ये याद रख लिएगा, अगर फिर भी, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा ना ये प्रीफिक्सेस लंबी कैलकुलेशन होती है, काफी एग्जाम्पल्स से मैंने आपको समझाई थी क्लास में। यहाँ तो अभी मैं एमसीक्यूज के ब्याह पर सिर्फ जल्दी जल्दी समझा दूँ। फिर भी अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए हो तो क्लास में, फिजिकल क्लासेस में आप मुझसे पूछ लिएगा, मैं आपको इस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा।
नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं जल्दी जल्दी जी। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है? अब लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको बताया था। लीस्ट काउंट कहते हैं जी, एक इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से मुराद होता है तो सबसे कम मेजरमेंट उससे ली जा सकती है। एक इंस्ट्रूमेंट से जो आप सबसे कम मेजरमेंट ले सकते हो उसको आप कहते हो लीस्ट काउंट। आपने तीन चीजों का लीस्ट काउंट याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से। ये जो आपके रूलर्स होते हैं जिनको आप स्केल कहते हैं, जिनसे आप अक्सर लाइंस खींचते हैं, एक इसका वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का। वर्नियर कैलिपर हमने प्रैक्टिकल में देखा था क्या होता है, जबकि स्क्रू गेज अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल मौजूद है, तो इंशाल्लाह उस प्रैक्टिकल में हम स्क्रू गेज को भी देख लेंगे। इनके जरा आपने लीस्ट काउंट याद रखने हैं जी। ये जो आपका रूलर होता है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। यानी आप इसमें कम से कम जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर, एक जीरो और बढ़ा दिया। और स्क्रू गेज का होता है जी 0.001 सेंटीमीटर। या स्क्रू गेज की पूछी जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा ये 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जो फोर्स है उसका स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट हमने जो है वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट हम देख चुके हैं, और चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था जब हमने फोर्स को पढ़ा था, तो हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी, उसका फॉर्मूला देखा, उसका नेचर देखा, और आखिर में मैंने आपको बताया था कि फोर्स का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो वैसे तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम फिर न्यूटन कहते हैं। सिंपल करने के लिए हमने इसका क्या नाम रखा हुआ है? न्यूटन। तो ये इसका यूनिट हो गया जी न्यूटन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी 1 मेगा ओम रेसिस्टेंस। अब मेगा का मतलब मैंने अभी आपको प्रीफिक्सेस में मेगा का मतलब 10 की पावर 6 लिखवाया था, यहां आप जब मेगा हटाओगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी पीको सेकंड। पीको सेकंड का मतलब क्या होता है? या पीको सेकंड इज इक्वल्स टू। अब पीको का मैंने भी अभी प्रीफिक्सेस लिखवाए थे, देख ले, मैंने कहा है ना प्रीफिक्सेस वाले एमसीक्यू याद रख लिएगा। तो पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। ये माइक्रो होता है, ये नैनो होता है, ये पीको होता है, ये फेक्टो होता है। ठीक है, तो बहरहाल आपको पीको का है तो आपने 10 की पावर -12 मार्क कर दिया। अगला है जी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू। 1 मिलीमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होगा? तो वही बात है जी, मिली हटा देंगे आप, मिली हटाएंगे तो 10 मिली का जो फैक्टर है वो आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर -3। तो ये हो गया जी एक एमसीक्यू, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इनका ताल्लुक कन्वर्जेंस या प्रीफिक्सेस से है। ठीक है, तो जरा प्रीफिक्सेस को देख लिएगा। मैंने कहा अगर कोई प्रीफिक्सेस में सवाल हो तो मुझसे फिजिकल क्लासेस में पूछ लिएगा, मैं आपको एक दफा रिपीट करा दूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं जी। अ वेक्टर क्वांटिटी इज। जो नीचे आपको चार क्वांटिटीज दी जा रही है इनमें से कह रहे हैं जी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटीज उनको कहा जाता है जिनमें डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन का असर होता है। यानी नीचे आपके पास 3 स्केलर होंगी, एक वेक्टर होगी। तो ये डेंसिटी स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हमने वेलोसिटी पढ़ा तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था इसमें डायरेक्शंस होती है। अगला एमसीक्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी के चेंज का रेट निकालें, टाइम रेट, यानी कि अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड करते हैं इसको टाइम से, तो ये क्या बनता है? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन भी है जी एक्सेलरेशन की। अगर आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करनी हो, ये लाइन याद कर लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द स्पीड ऑफ अ गिवन बॉडी, द स्पीड ऑफ द बॉडी इन द गिवन डायरेक्शन। अगर आपको स्पीड एक खास डायरेक्शन में दी जाए तो उसको आप क्या कहते हो? तो अगर आप स्पीड को बगैर डायरेक्शन की कहते हैं तो स्पीड ही है, और अगर आप स्पीड एक डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं, डायरेक्शन आ गई, इसका मतलब है ये अब स्पीड वेक्टर बन गई, और वेक्टर जो होती है फिर उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो अगर आपको रफ्तार बताई जा रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं जा रहा हूँ जी गाड़ी के अंदर और मेरी गाड़ी की रफ्तार जो है वो 36 किलोमीटर पर सेकंड है, तो ये सिर्फ स्पीड दी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिस्टेंस बताया मैंने, लेकिन ये नहीं बताया डायरेक्शन क्या है, तो ये सिर्फ स्पीड है।
और अगर हम डायरेक्शन भी दे दें जी कि मेरी जो वेलोसिटी है, वो मेरी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, मैंने डायरेक्शन भी दे दी, तब ये स्पीड बन जाती है वेलोसिटी। सो डायरेक्शन का फर्क है इन दोनों में। अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड, अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी। नेक्स्ट है जी, द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव अ वैल्यू ऑफ जी। जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती हैं, जिनको आप छोड़ देते हैं, वो फॉल कर रही होती है, नीचे गिर रही होती है, उनमें जी की वैल्यू क्या होती है? तो उनमें जी की वैल्यू होती है जी ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में हमने इन वैल्यूज को यूज भी किया है। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? यानी वो फिर क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये तीन तो वेक्टर है जी, मोमेंटम वेक्टर है, वेट भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है। प्रेशर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अभी हमने चैप्टर 5 जो पढ़ना है उसमें हम इस प्रेशर को डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक बात तो अब आपको पता चल गई कि प्रेशर स्केलर होता है, जिसमें डायरेक्शंस नहीं होती। अगला एमसीक्यू पे जो जा रहा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपने स्केलर क्वांटिटी बतानी है जी इसमें से। तो इसमें से स्केलर क्वांटिटी ये वाली है, फ्रीक्वेंसी। याद कर लिएगा, फ्रीक्वेंसी अभी तो आपने नहीं पढ़ाई है। और वैसे भी अजीब बात है, इस एमसीक्यूज को अभी दे दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक चीज अभी पढ़ी नहीं है, तो उसका एमसीक्यूज के बारे में कैसे जवाब दे सकते हो? फ्रीक्वेंसी, वेव, मोशन, साउंड इन चैप्टर्स में आती है, वाइब्रेशंस वगैरह वाले चैप्टर्स में, टॉपिक्स में आता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, इसको आप कहते हो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। तो ये स्केलर है क्योंकि ये तो सीधा सा नंबर है। आप बस काउंट कर लो, 10 वाइब्रेशन हो रही है, 15 वाइब्रेशन हो रही है, 20 वाइब्रेशन हो रही है, बस इसको फ्रीक्वेंसी कहते हो। सीधा सा नंबर है, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होती। तो ये स्केलर है। ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट का ऐसा यूनिट बताना है आपको। वेट हम जानते हैं एक तरह की फोर्स होती है, लिहाजा फोर्स का यूनिट ही लगता है वेट पर, और वो क्या है? न्यूटन। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका यूनिट क्या है? तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला होता है जी फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय वेट। अब फ्रिक्शन जो है वो भी फोर्स है, वेट जो है वो भी फोर्स है, यानी कि दोनों के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन। ठीक है जी, दोनों के यूनिट्स डाल दिए। फ्रिक्शन भी एक फोर्स होती है, न्यूटन यूनिट डाला। वेट भी एक फोर्स है तो न्यूटन यूनिट डाला। न्यूटन से न्यूटन कट गया, क्या बचा जी? कोई यूनिट नहीं बच रहा। सो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नन ऑफ दिस। ये जो न्यूटन होता है ये फोर्स का यूनिट होता है, जूल जो है वो एनर्जी और वर्क का होता है, न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क का है। अगले एमसीक्यूज पे आते हैं। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज 10 किलोग्राम, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का मास 10 केजी दिया जा रहा है, इट्स वेट विल बी, उसका वेट आपको बताना है। तो ये तो आप वेट के फॉर्मूले से भी निकाल लो, अब इजीली है। वेट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, एम जी, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास आपको इस एमसीक्यूज में दिया जा रहा है 10 किलोग्राम, तो 10 आपने लिखा, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी आपने ऊपर पढ़ा भी है, 9.8 ली जाती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन आएगा वेट। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम वाला मास, उसका वेट बनता है 98 न्यूटन। अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया जी, इसका दूसरा नाम होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये दोनों फोर्स के यूनिट्स हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी और न्यूटन भी। न्यूटन हम यूज करते हैं क्योंकि इजी होता है लिखने में। अगला है जी, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज 19.6 न्यूटन। अब आपको वेट दे रहा है 19.6 न्यूटन, वेट आपको कितना दे रहा है? 19.6 न्यूटन, और पूछा क्या जा रहा है? मास, उसका मास आपको बताना है। तो अगेन जी ये वेट का फॉर्मूला लें, लेकिन इसमें से मास बनाए। मास इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय जी। जी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया डिवाइड हो गया। वैल्यूज डालें जी, 19.6 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू होती है 9.8। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे 2 आंसर आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम। अगला एमसीक्यूज है जी, एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम बॉल। 1 किलोग्राम वाली बॉल है, उसका एक्सेलरेशन आपको बताना है फॉर डाउनवर्ड मोशन, वो नीचे आ रही है।
तो 1 किलोग्राम वाला आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे नीचे आ रहा है। तो नीचे जब आ रहा होता है तो एक्सेलरेशन जो होती है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो हम फिक्स कंसीडर करते हैं, कितनी, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भले ऑब्जेक्ट जो है वो 1 किलोग्राम वाला हो या 1000 किलोग्राम वाला हो, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी मास हो, उसका एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड मोशन में सेम होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर वो ऊपर जा रही होती है तो यही वैल्यू होती है, बस माइनस लग जाता है। तो चूंकि डाउनवर्ड मोशन है, याद रहे, इस बात का ख्याल रख लिएगा, अगर डाउनवर्ड मोशन है तो +9.8, अपवर्ड मोशन है तो -9.8। तो चूंकि डाउनवर्ड कहा जा रहा है इसलिए आपने इसको +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। ये जो मास आपको दिया जा रहा है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। 1 किलोग्राम, 1000 बार बोला है कि 1 किलोग्राम हो या ज्यादा हो, भारी वजन का भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें एक ही जैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगला है जी, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं ये कहा है, if the center of gravity, हाँ यही तो है, if the center of gravity of a body is lower than its point of support then its equilibrium will be। अब इसके लिए मैं ये मिटा दूं, ये दूसरे बच्चे क्यों आ रहे हैं?